नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज के जो ख़ास न्यूज़ हैं जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना सरकार ने पेश किया 3.4 लाख करोड़ का बजट। वहीं पर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है और भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से कहीं ज़्यादा खुश है। वहीं पर बात करते हैं कि पंजाब सरकार पर केंद्र से मिलीभगत कर किसान आंदोलन खत्म करने का आरोप। आज देश भर में धरना है। फडणवीस ने दी मंत्रियों को हिदायत, कहा बोलते समय संयम बरते। और वहीं पर आखिरी न्यूज़ की बात करें तो यूपी के 20 जिलों में अखिलेश यादव बदलेंगे जिलाध्यक्ष, कुछ लोगों को सपा से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी ऐशर यासिर। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना की सरकार ने कल 2025 और 26 के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें सरकार ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में कहा कि बजट में करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए के राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमान है। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने बोला कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि मैं 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए 3,04,965 करोड़ रुपए का प्रस्तावित कर रहा हूँ। ये कल्याण और विकास के बीच सही संतुलन वाला बजट है। कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर चलती है। इसी से प्रेरणा लेकर सभी वर्गों के लिए बजट तैयार किया गया। सरकार के रणनीतिक खाते में अगले दशक के लिए मौजूदा 200 अरब अमेरिकी डॉलर की राज्य की इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाकर 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के लिए 23,373 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 10,188 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 12,393 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 21,221 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025-26 में राज्य का स्वयं जो खुद का टैक्स है वो 1,45,420 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तेलंगाना को 14वें वित्त आयोग के तहत 2.437% पैसा मिला है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत घटकर 2.102% रह गया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इस तरह कम पैसा मिलना अनुचित है। जिस तरह से हमेशा से साउथ का एक वो रहता है कि साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं उन पे उनका ये इल्ज़ाम रहता है कि केंद्र सरकार जो है वो हम इतना टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, उसके बावजूद वो हमें उस तरह से पैसा वापस नहीं करते। इसी बीच अब देखा जाए तो जिस तरह से कल बजट पेश हुआ है इसके बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आनी ज़रूरी थी। तो तेलंगाना में जो मुख्य विपक्षी दल है वो बीआरएस है और बीआरएस के जो है कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा है कि बीआरएस शासन के तहत एक दशक से ज़्यादा समय से किए गए विकास कार्य के पहिए को कांग्रेस सरकार ने पंचर कर दिया है। बजट को तेलंगाना के लोगों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात करार देते हुए उन्होंने इसे शून्य बताया। उन्होंने कहा इससे जनता को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। केटीआर ने कहा कांग्रेस शासन का एकमात्र ध्यान तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय दिल्ली को पैसे की बोरियां भेजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 दिनों के भीतर किए गए बहुपचारी 6 गारंटियों को खत्म कर दिया गया है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे बयान दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो यहाँ से सारा पैसा वो दिल्ली भरेंगे, तो इसी तरह से अब बीआरएस भी वही इल्ज़ाम लगा रही है। अब अगर बात की जाए बजट की तो बजट सेशन में कल बहुत सारी चीज़ों को वो किया गया है। माइनॉरिटी को भी अच्छा पैसा दिया गया है और जो SC ST और जो इनकी अभी जो वो हुए थे सर्वे उसके मद्देनज़र काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक का बजट अच्छा है। इसमें जितना भी पैसा अभी आवंटित किया जाएगा उसके बाद उस पर जब काम होगा वो एक अलग बहस होगी, लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं ये बजट काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से इस पर बीआरएस हमला करी तो इसका मतलब ये है कि
इससे तेलंगाना को फ़ायदा हो सकता है। रीज़न ये है कि जब अपोजिशन पार्टी बजट पे कोई नुक्स ना निकाल पाए, उसके अलावा बाकी चीज़ों पे नुक्स निकाले, तो इसका मतलब ये है कि आप बजट अच्छा पेश कर रहे हैं। जी, तो वहीं पर बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आई है, जिसमें कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि फिनलैंड एक बार फिर से 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशी वाला देश माना गया है। वहीं पर बात करते हैं कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और नेपाल भारत से कहीं ज़्यादा ऊंचा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा रही है। और वहीं पर भारत की बात करें तो भारत जो है पिछले टाइम जो है जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें उनका एक काफ़ी कम उनकी संख्या थी, 147 संख्या थी, और वहीं पर अब वो कम होके 118 आई है। यानी कि कुछ हद तक भारत जो है उसने प्रगति की है, और भारत कहीं ना कहीं खुशी वाला देश माना गया है। लेकिन बात करते हैं दूसरे देशों की असर पाकिस्तान की। जिस तरह से पाकिस्तान पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान जो है भिखारी देश है, ये है वो है, उसके बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भारत से कहीं ज़्यादा खुश वाला देश वो है। देखिए, अब क्या बोलते हैं, खुशहाली जो है इसको सिर्फ हम आर्थिक जो स्थिति होती है उस पर नहीं देखते हैं। खुशहाली को हम इस चीज़ पे भी देखते हैं, जब ये जो सर्वे होता है इसमें इस चीज़ को भी देखा जाता है कि आपके आजू बाजू के लोग कितने खुश हैं, कितनी सफाई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब रीज़न ये है कि जिस तरह से आप बात करें कि हिंदुस्तान में थोड़ा अभी और अच्छा होना है, तो उसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि हिंदुस्तान में कुछ लीडर्स ऐसे हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो आरएसएस के हैं, जो इन चीज़ों को सही होने नहीं देंगे कभी। उनका जो हैप्पीनेस वाला मामला है वो उनके साथ है नहीं। मतलब उनको सिर्फ नफ़रत के जो है क्या बोलते हैं, नफ़रत की खेती करनी है। तो जब एक तरफ से आप देखें कि एक पार्टी है और उसके साथ में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस के बनाए हुए, जो सिर्फ उल्टे सीधे बयानात देते हैं और जिनके लीडर्स भी उल्टे सीधे बयानात देते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि इस देश में जो हैप्पीनेस की जो क्या बोलते हैं इंडेक्स का जो एक वो है पूरा लिस्ट है, उसमें हम अभी 118 पे हैं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम हो सकता है और पीछे जाएं। यानी कि हम ऊपर जाने के बजाय हम और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह की चीज़ें होती नहीं। आप हैप्पीनेस की बात कर रही हैं, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ जाती है, कभी किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आएंगी तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ ऊपर होंगे। रीज़न ये भी है ना कि आपके यहाँ जो पॉलिटिक्स है या आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस के जो बनाए हुए हैं, वो जो है इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। वो हमेशा नफ़रत की जो है खेती कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। बीजेपी के साथ भी यही समस्या है। बीजेपी भी अभी तक जो हालात हैं उसके, बीजेपी ने कुछ लीडर्स रखे हुए हैं जो सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं, जिसके आधार पे कई जगहों पे क्या बोलते हैं झगड़ा भी होता है। और झगड़ा ऐसा वैसा नहीं, माली नुकसान भी होता है और जान माल दोनों का नुकसान होता है, लेकिन उससे भी कुछ सीखा नहीं जाता। रीज़न अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि सबसे पहले एक मुहिम चलाई जाए कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके उसके बाद एक मुहिम दूसरी चलाई जाए कि अब लोगों में कम से कम, अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ रहता ये कि अगर आपके पास रोज़गार रहेगा और आप सुबह अगर ऑफिस जा रहे हैं, शाम में घर आ रहे हैं, तो आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रह जाएगा। अब रोज़गार है नहीं यहाँ पे। हम अगर देखा जाए रोज़गार वाले मामले में बहुत पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जितना रोज़गार बोला गया था 2014 में उससे तो अब देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसका कम ही हो गया। ठीक है, अब रीज़न यही है कि जब रोज़गार नहीं है तो इंसान बाहर निकल रहा है, फिर घूम टहल रहा है, उसके दोस्त बन रहे, तो वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का वो काम करें, तो आप भी करें उनके साथ में, क्योंकि आप उनके साथ में। रीज़न यही सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार होती है। अगर आपको रोज़गार मिल गया तो रोज़गार के बाद आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इन सब चीज़ों में कम पड़ेंगे। और बीजेपी का या आरएसएस की बात करें तो उसका एकमात्र जो एजेंडा है वो यही है कि आप रोज़गार के बारे में बात ना कर सकें। आप अगर रोज़गार के बारे में बात करेंगे, आप अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, आप अगर क्या बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। हम कई बार देखते हैं, हमारे पास वीडियोज़ आती हैं जिसमें जो है किसी लीडर से पूछा जाता है उसके बारे में कि आप हेल्थ पे क्या बताएंगे, एजुकेशन पे, तो वो
खड़बड़ा जाते हैं। जी। लेकिन वहीं अगर उनसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और इन सब चीज़ों पर बात की जाए, औरंगज़ेब पे बात की जाए, मुग़ल सल्तनत पे बात की जाए, तो उनके पास जो नॉलेज है, व्हाट्सअप नॉलेज, जो उल्टा सीधा नॉलेज है, उसी को वो दंदना के फेंक देते हैं बाहर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल। निकला हुआ जो तो उनके ये पास अब knowledge अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरह के लीडर्स हमारे बीच आते रहेंगे और वो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती जिससे कोई ना कोई नाराज़ होता है, लोग प्रवोक होते हैं उससे, या आप लोगों के दिमाग क्या बोलते हैं, दिमाग के साथ खेल रहे हैं, तो आप जब हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होंगे, लड़ाई होगी, तो हम कहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे। जी। हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात कर रहे हैं, सॉरी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें भारत के जो है उसमें कुछ ना कुछ 108वां स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब है 118। जी सॉरी 118 स्थान प्राप्त किया है। इसमें कुछ ना कुछ स्थानों पर उसको मतलब कुछ खास इजाफा हुआ है, कुछ खास तरक्की की है। लेकिन आपने एक बात की कि अगर लोग बेरोजगार होंगे तो जाहिर सी बात है देश में हिंसा होगी। और आपने आरएसएस और भाजपा की बात की ऐसे, तो आरएसएस और भाजपा का एजेंडा यही रहता है कि लोग बेरोजगार रहें, क्योंकि अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे कुछ ना कुछ काम निकलवाएंगे। जैसे हिंसा फैलती है तो उसमें कौन लोग शामिल होते हैं? बिल्कुल वही लोग शामिल होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। उनको मालूम होता है कि अगर हम इन सारी चीज़ों में इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में कुछ पद हासिल हो जाए। ठीक है, पद की बात छोड़िए, पद नहीं तो उनको कुछ रुपया ही मिल जाता है जिससे वो दिनचर्या अपनी चला लेते हैं, 100-200 रुपये। उनके लिए वही काफ़ी है, क्योंकि उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ धर्म और धर्म ही घुसाया जाता है। उनको धर्म की अफीम चटाई जाती है ताकि ये जो है इससे निकलकर रोज़गार और हेल्थ और एजुकेशन की बात ना कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर थोड़े से भी समझदार हैं तो आपको ये भी तो बोलना चाहिए ना कि आपके बच्चे कहाँ हैं जब आपको कोई भड़का रहा है। आपके बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? और अगर ये सारी चीज़ें चलती रही ऐसा ही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी मतलब बाहर एक साथ निकल ही नहीं पाएगा कोई, क्योंकि अगला देख के उसे मार देगा, वो देख के उसे मार देगा, लड़ाई होती रहेगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक मुहिम चलाए, या सरकार नहीं तो कम से कम अपोजिशन को तो ये फ़र्ज़ बनता है ना इस वक्त कि देश के हालात अगर ऐसे हैं और देश हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे जा रहा है और इसके और नीचे जाने के क्या बोलते हैं अभी इम्कानात हैं, तो उसमें आपको एक मुहिम चलानी चाहिए। विपक्षी संगठन जितने भी उनको, या एनजीओज़ को आगे आना चाहिए, और ऐसे लीडर्स जो हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या किसी और पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी के, जिस तरह से अभी हमने कल देखा था, एक बयान आया था संजय निषाद का कि हम कई दरोगाओं को गड्ढे में गाड़ करके हाथ पैर तब यहाँ तक पहुँचे। इस तरह के बयान देने वाले लोग, या कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पे बात करते हैं, कुछ लोग हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों पे काम किया जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करेंगे, और अगर इस पे बात नहीं हो पा रही तो आप चुपचाप अपना काम करने चले जाइए। जी, आपने कहा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। उन लोग के पास इतनी समझ होती तो यासिर आज वो ये सारे काम नहीं करते, दंगे फसादों में वो सारे लोग नहीं आते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। एक बात मैंने बोली कि धर्म की अफीम चटाई जाती है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको कहा जा सकता है कि उनको जो नेता लोग होते हैं वो मूर्ख बनाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो भाप जाते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं। इनके लिए सबसे पहले जो आता है वो धर्म आता है। हम हमेशा सोशल मीडिया पर देखते हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ नेता हैं, वो इस तरह के पोस्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले हमारा धर्म है, उसके बाद हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें हैं। तो लोग इन्हीं सारी चीज़ों में आके, अब आपने देखा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हम अगर वो लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो कहाँ बैठे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके घर देखिए, उनके पास जो गाड़ियां हैं वो देखिए, लेकिन आम जनता ये नहीं देख पाती है। जैसे जो नागपुर में अभी दंगा हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, 51 लोगों के सारे शायद नाम सामने आए हैं जिस पर FIR दर्ज हुई है। सबसे ज़्यादा उसमें किसको घसीटा गया है? मुस्लिम नामों को, और वहीं पर 8 जो है बजरंग दल और VHP से आए हैं। लेकिन वही जो है 8 जो हैं या जो बाकी सारे लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नेता लोग हमें इन सारी चीज़ों में झोंक रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों का कनेक्शन जो नागपुर में हिंसा हुई, इन सारी चीज़ों का कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है।
कि बांग्लादेश जो है इन सारी चीज़ों को चला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। अरे भाई, जो 8 लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? जो वीएचपी के हैं, जो बजरंग दल के हैं, जिन्होंने आगजनी करी, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, वो सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, बाकी लोगों का हम कहते हैं कि वो जो है बांग्लादेश उनको जो है चला रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से जो है ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन वो 8 जो लोग हैं वो तो आपके संगठन से है ना, देखिए आरएसएस से हैं, हाँ, बीजेपी से बिल्कुल। हैं। अब वहीं पर जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने अब मांग की है, उन्होंने अब अपने नेताओं को बोला है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना कीजिए। हालांकि बिल्कुल। नागपुर में हम देख रहे हैं, यहाँ से जब से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से देख रहे हैं कि आए दिन कुछ नेताओं के ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि उनसे कहीं अगर देखा जाए हर दिन हिंसा भड़क सकती है। नीतीश राणे हैं, राजा सिंह यहाँ से जाके पुणे में भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने अभी बोला एक बात कि लीडर्स जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, और लीडर्स कभी नहीं समझ पा रहे हैं। आम जनता नहीं समझ पा रही है। आम जनता कैसे समझेगी? आप ये देखिए कि जो 4 लोग 8 लोग जो निकले हैं, जो पकड़े गए थे वहाँ पे, उनकी बेल हो गई है, ठीक है, उन 8 की बेल हो गई है। उन्होंने पहले दंगा भड़काया था, जिस तरह से जो बात की जा रही है उसमें नीतीश राणे और टी राजा सिंह वगैरह काफ़ी लोगों का नाम था उसमें, ठीक है। और राजा सिंह से रिलेटेड भी एक नई न्यूज़ ये आई है कि हैदराबाद पुलिस ने गोशा महल विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी वाले फ़ोन कॉल के मद्देनज़र उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने के लिए सतर्क किया है। ये नोटिस मंगलवार पुलिस द्वारा जारी किया गया है। मतलब एक ऐसा नेता जो राजा सिंह जिसका नाम है, वो जा कर के पुणे में इस तरह का बयान देता है, एक नीतीश राणे जा कर के एक बयान देता है, जिसके बाद नागपुर में हिंसा फैलती है। और नागपुर जो क्षेत्र है वो इस वक्त जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका अपना क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है जी, ठीक है। वहाँ पे अगर इस तरह के दंगे होते हैं तो आप ये बताएं कि वो जब अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरा प्रदेश किस तरह संभाल पाएंगे? जिस तरह से शिवसेना यूपीटी का यही इल्ज़ाम लग रहा है कि आप अपना नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप पूरा स्टेट कैसे संभाल पाएंगे? और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने अभी बोला कि जो लोग 8 लोग जो बजरंग दल वीएचपी को पकड़े गए उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा, उनको आगे चल के जो चुनाव होंगे उसमें कुछ दे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। वहीं अब आपने बोला है कि फडणवीस ने कहा है कि निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी जी। उन्होंने पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। उन्होंने एक बार कहा था कि इसका उल्लेख ये कि एक मंत्री के रूप में हमें राज्य धर्म यानी शासन के कर्तव्यों का पालन करना है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग रखना चाहिए। हमने संविधान की शपथ ली और संविधान ने हमें किसी भी शख्स के साथ अन्याय ना करने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को बोलते समय संयम बरतना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें इस पर गौर जरूर करना चाहिए कि उनके बयान की वजह से समाज में दुश्मनी पैदा ना हो जी। आप यहाँ तक पहुँच गए कि आपने ये बात बोली अब, लेकिन नीतीश राणे कब से बयानात दे रहा है? हाँ। वो इलेक्शंस में भी बयानात दे रहा था। इलेक्शन से पहले उसने बात की कि क्या बोलते हैं, हम मस्जिद के अंदर घुस जाएंगे, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोला। उस वक्त आपने क्यों कुछ नहीं बोला? उसके बाद उसको आपने जो है कैबिनेट में जगह भी दी। ये सारी चीज़ें आप ही ने ढील दी हुई है ना। बीजेपी का जो हाईकमान है उसने ढील दी हुई है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। लेकिन यासिर देखिए, अभी दंगे भड़के हैं, ठीक है, इससे पहले भी कई सारे नेताओं ने इस तरीके के भाषण दिए हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं। जब इलेक्शन होने वाले थे तो इस तरह के हालात क्यों सामने नहीं आए? इलेक्शंस होने वाले थे तब भी बयान दिए जा रहे थे ना। उस वक्त हालात काबू में रखे गए, क्योंकि अगर झगड़ा हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना फिर। अब आप ये देखिए कि एक तरफ महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हुए हैं या जब गिनती होनी थी, मतलब वोटिंग काउंटिंग होनी थी, उस दिन तक ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति नहीं बना पाएगी सरकार। लेकिन अचानक जो उठना शुरू हुई महायुति तो फिर वो रुकी नहीं कहीं पे, 230 लेके आए, ठीक है जी। अब उसके बाद अब बात शपथ ग्रहण समारोह की आ गई। शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसमें जब नीतीश राणे का नाम आया तो सबको बड़ा अजीब लगा। उसने इलेक्शंस के दौरान ही कहा था कि हम मस्जिद में घुस करके मारेंगे। अब आप अगर इस तरह के लोगों को कैबिनेट में जगह देते हो तो इससे आपकी जो मानसिकता है उसको समझा जा सकता है कि आप ऐसे लोगों को ही जगह दे सकते हैं।
जी। ऐसे लोगों को आप जगह इसीलिए दे रहे हैं कि वो कम से कम जा कर के समाज में उल्टी सीधी बातें कर सकें, उल्टे सीधे बयानात दे सकें, और जिसकी वजह से दंगे भड़के। और ये जो दंगा भड़का, इसके बारे में तो सभी को पता है कि एक फिल्म आई थी छावा करके, और फिर नितेश राणे और राजा सिंह की वजह से ये दंगा भड़का। अब इसमें वो बात अलग है, अब मुसलमानों को घसीटो, मुसलमानों को पकड़ लो, मुसलमानों को मास्टरमाइंड बता दो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीज बोया हुआ आप ही का है, जैसा कि संभल में हुआ था। संभल में ये हुआ था। और आप ये भी, आपने अभी एक बात कही थी, हमारे देश के कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप उन पत्रकारों के बच्चों को भी देखिए, वो भी कहाँ हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े पत्रकार टीवी पे बैठ करके 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक सिर्फ राशिद के बारे में बात करते हैं और एक समाज को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनके बच्चे कहाँ हैं? बिल्कुल। आप अगर हमारे यहाँ जो अदालतें हैं या जज जो हैं, उनको इस पे भी एक अपना वो देना चाहिए कि भाई आप इस तरह के अपने शो में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में कुछ बातें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश की उसमें विधानसभा में कटमुल्ला बोल देता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। अगर यही बात कुछ और बोल दे कहीं पे तो उस पर कितनी कार्रवाई हो जाएगी। जयाप्रदा ने क्या बोलते, जया बच्चन ने एक बार बोल दिया था कि ये पता नहीं किस तरह कपड़े पहनता है, तो उस पर मीडिया ने 3 दिन तक चलाए थे कि जया बच्चन ने एक योगी के बारे में ऐसा बोला, और योगी उसके ऊपर रो रहे थे कि बताइए हमारे कपड़ों पे अब बात आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे, दूसरी तरफ अगर कपड़ों की बात की जाती है तो वही मुख्यमंत्री जो हैं, जो एक बार और लोकसभा में रोए थे, वो फिर रो रहे थे जी। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर यहाँ से बीजेपी आगे निकल रही है तो बीजेपी कुछ कर सकती है। अगर यहाँ से बीजेपी इसी में फंसी रहेगी तो देश के लिए भी नुकसान है और बीजेपी के लिए भी नुकसान ही है जी। जो WHI की रिपोर्ट आई थी यासिर, उसमें 8 स्थानों पर भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन हम देखते हैं जिस तरह से देश के हालात हैं, किसानों को ही ले लीजिए, किसानों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने कल बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद किसानों पर FIR भी हो गई, ठीक है, उनको हिरासत में भी लिया गया, जिस पर जमकर बयानबाजी हुई और राजनीति हुई, और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। उसमें देखिए, किसान नेताओं की बात जो आप कर रही हैं, अब टाइम पे ख़त्म होने वाला है हमारा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, किसान नेताओं ने जो मीटिंग की थी उसके बाद कुछ हल निकला नहीं था, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो थे वो मीटिंग छोड़ के चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये कुछ टाइम पहले की बात है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ किसानों के ही मुख्यमंत्री नहीं, हम पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और अगर कुछ भी होता है तो हम कड़ा एक्शन लें। कल उन्होंने ले लिया रात में, कल जो है शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोज़र कार्रवाई कर दी गई, किसानों के टेंट तहस नहस कर दिए गए, सारे बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, सैकड़ों किसानों को वहां से हटा दिया गया, कईयों को हिरासत में भी ले लिया गया। किसान संगठन का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अचानक से बदल गए। जो इनका पहले कहना था कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह रवैया अपना रहे हैं, तो ये कहीं गलत नहीं था। अब कल जिस तरह से रात में कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सबके सामने, वो आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अब आप दिल्ली से चले गए हैं तो आपको ये भी डर है कि हम कहीं पंजाब से भी सत्ता में ना चले जाएं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराया है, ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।